हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 10th का फिजिक्स का पहला अध्याय, और इस अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को जो हम लोग कहते हैं वो किसको कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है? तो प्रश्न संख्या 2 है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ऑप्शन ए पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन सी है पारभासी पदार्थ, और ऑप्शन डी है बटर पेपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। ऑप्शन ए दोगुनी होती है, ऑप्शन बी आधी होती है, ऑप्शन सी चौथाई होती है, और ऑप्शन डी बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी आधी होती है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर की क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 क्या है? तो प्रश्न संख्या 4 है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 3 प्रकार के, यानी किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है? तो प्रश्न संख्या 5 है निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ है? पारदर्शी का मतलब होता है ऐसा पदार्थ है जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। तो यहाँ पर कहा निम्न में से कौन पारदर्शी पदार्थ है? ऑप्शन ए है धातु की प्लेट, ऑप्शन बी है मोटा गत्ता, ऑप्शन सी है पानी, और ऑप्शन डी है कुहासा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी पानी। यानी पानी ऐसा पदार्थ है जिनसे प्रकाश क्या होता है? आसानी से एक पार से दूसरे पार चले जाता है। तो इसका मतलब पानी क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है? तो प्रश्न संख्या 6 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? यहाँ ऑप्शन ए में है 2, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में होना चाहिए 2, और ऑप्शन बी यहाँ 3, ऑप्शन सी में होना चाहिए था 4, और ऑप्शन डी में होना चाहिए थे 5। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, जो कि आपके यहाँ पर ऊपर में है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 क्या है? तो प्रश्न संख्या 7 है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो प्रतिबिंब जो होता है तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 की ओर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 क्या है। तो प्रश्न संख्या 8 है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है आभासी प्रतिबिंब को, ऑप्शन बी है वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों प्रतिबिंब को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब को। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है? तो प्रश्न संख्या 9 है कौन सा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है? क्या है प्रश्न 9 में कि कौन सा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है? ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए यानी आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि सीधा और उल्टा दोनों बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? हमेशा सीधा बनता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 10 क्या है। तो प्रश्न संख्या 10 है
किसी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं, यानी क्या कहा, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे पहले जो प्रश्न था वो था किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है, तो प्रश्न संख्या 11 है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 क्या है, तो प्रश्न संख्या 12 है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण के फोकस यानी एफ पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका ऑप्शन ए है फोकस पर ही बनेगा, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, और ऑप्शन डी है पी और एफ के बीच, पी यानी ध्रुव और फोकस के बीच। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तब प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, यानी ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा सही। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो प्रश्न संख्या 13 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि हर साल ये प्रश्न को रिपीट किया जाता है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या है प्रश्न। तो प्रश्न है हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या इसी को आप कह सकते हैं दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी अवतल दर्पण। हजामती दर्पण के रूप में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्या है प्रश्न, तो वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में, या कह सकता है यानी पश्च दृष्टि को देखने के लिए, वाहनों में जो साइड मिरर में होता है यानी पीछे की दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसे भी पूछता है कि वाहनों के साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है, या फिर कह सकता है कि पीछे की दृष्टि को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ है वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों के जो साइड मिरर में जो उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 15 की ओर। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी प्रश्न संख्या 15। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 क्या है, तो पहले देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 है कार के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। कार के अग्रदीप में, या फिर कह सकता है वाहनों के हेडलाइटों में। हेडलाइट मतलब जो है बल्ब जहाँ रहता है वहाँ पर जिस दर्पण का। तो यहाँ पर कहा है कार के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अवतल दर्पण, यानी वाहनों के हेडलाइटों में या फिर कार के अग्रदीप पूछ ले तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो प्रश्न संख्या 16 क्या है, तो प्रश्न संख्या 16 है किस दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होता है। यहाँ पर क्या कहा, किस दर्पण की फोकस दूरी यानी f तथा वक्रता त्रिज्या यानी r दोनों ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए में कहा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में कहा उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में कहा समतल दर्पण और ऑप्शन डी में कहा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण यदि आप देखे होंगे तो इस तरह से बनता है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण ये होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु से इधर वाला जो दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ कहा है किस दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो प्रश्न संख्या 17 क्या है, तो प्रश्न संख्या 17 है परावर्तन का कोण होता है। ऑप्शन ए आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, और ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया है। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि पूरी तरह से नहीं आ पा रहा है। ठीक है,
अब देखिए अब पूरी तरह से आ रहा है। तो ऑप्शन ए में मेरा क्या था, तो ऑप्शन ए में था कि आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। ऑप्शन बी में है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। ऑप्शन सी में है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। और ऑप्शन डी में है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है, परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण क्या होता है कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यानी ऑप्शन डी मेरा हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। तो प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 18 क्या है। तो प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यहाँ क्या कहा कि निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण द्वारा और ऑप्शन डी में है इन तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी अवतल दर्पण द्वारा जो है किसी वस्तु का क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी मिल सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। तो प्रश्न संख्या 19 को थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं क्योंकि पूरी तरह से प्रश्न नहीं आ रहा है। अब देखिए अब पूरी तरह से प्रश्न आ रहा है। चलिए अब प्रश्न संख्या 19 को हम लोग पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 19 क्या है। तो प्रश्न संख्या 19 क्या है, तो प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी आभासी प्रतिबिंब किस में प्राप्त किया जाएगा। ऑप्शन ए में है केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी में है केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी में है केवल उत्तल दर्पण द्वारा और ऑप्शन डी में है इन तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि अब ये प्रश्न संख्या 20 ताकि स्पष्ट दिखाई पड़ सके। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या है, तो प्रश्न संख्या 20 है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण से और ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण से। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो प्रश्न संख्या 21 क्या है, तो प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है दोनों, यानी ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अवतल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22 क्या है, तो प्रश्न संख्या 22 है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी कहा है कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे कि जो है अवतल दर्पण का जो है अवतल क्या कहा है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस यानी एफ पर बनेगा। तो ऑप्शन ए है फोकस पर रखेंगे, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी है ध्रुव पर और ऑप्शन डी है अनंत पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी अनंत पर, यानी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब जो है प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो प्रश्न संख्या 23 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 23 क्या है, तो प्रश्न संख्या 23 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने या फिर कह सकता है वाहनों के साइड मिरर में। ठीक है, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है एक पतला लेंस। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। तो प्रश्न संख्या 24 क्या है, तो प्रश्न संख्या 24 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा और ऑप्शन डी है वास्तविक और सीधा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी काल्पनिक और सीधा, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। तो प्रश्न संख्या 25 क्या है, तो प्रश्न संख्या 25 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी सीधा
और सी यानी सीधा भी और उल्टा भी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हमेशा सीधा, यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 26। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि पूरा प्रश्न नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 26 क्या है। तो प्रश्न संख्या 26 है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है समतल अथवा उत्तल, और ऑप्शन डी है अवतल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी समतल अथवा उत्तल, यानी ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा सही। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। तो प्रश्न संख्या 27 मेरा क्या है, तो प्रश्न संख्या 27 है, संबंध f बराबर r/2 सत्य है। यानी कहा है संबंध जो है f बराबर r/2 यानी r/2 सत्य है। तो किसके लिए सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में मेरा कहा है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, बी में कहा है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, सी में कहा उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, डी में कहा न तो उत्तल दर्पण के लिए और न ही अवतल दर्पण के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए, यानी संबंध f बराबर r/2 जो सही है ये दोनों प्रकार के लिए, उत्तल दर्पण भी तथा अवतल दर्पण भी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। तो प्रश्न संख्या 28 क्या है, तो प्रश्न संख्या 28 है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन यानी m ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब ऑप्शन ए वस्तु से छोटा है, ऑप्शन बी वस्तु से बड़ा है, ऑप्शन सी सीधा है, और ऑप्शन डी है उल्टा है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, यानी आवर्धन का जो ऋणात्मक मान वो क्या बताता है, इसका अर्थ होता है कि प्रतिबिंब क्या है उल्टा। वहीं आवर्धन का अगर धनात्मक मान होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 29 मेरा क्या है, तो प्रश्न संख्या 29 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ये भी बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यानी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या है प्रश्न, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए तिरछी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी सरल रेखा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सरल रेखा में, या फिर कभी कभी ऑप्शन में रहता है सीधी रेखा में। तो प्रकाश की जो किरण गमन करती है सरल रेखा, या ऑप्शन में कभी कभी रहेगा सीधी रेखा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। तो प्रश्न संख्या 30 क्या है, तो प्रश्न संख्या 30 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ऋणात्मक, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या है, तो प्रश्न संख्या 31 है, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। क्या कहा, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी, यानी वक्रता त्रिज्या यानी कह सकते हैं यहाँ पर मेरा r बराबर दे दिया है 32 सेंटीमीटर। r बराबर क्या दे दिया है, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो इसका फोकस दूरी यानी f बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि f बराबर होता है r/2। तो इसको आप देखेंगे तो 32/2 अगर काट देंगे तो आपका आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि आपका जो है यानी 16 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20, यानी क्या बोलते हैं ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी f मांगा था। तो यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 32 सेंटीमीटर दिया था, तो आप जानते हैं कि f बराबर होता है r/2। तो हो जाएगा आपका कितना 32/2 जो कट के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक वीडियो वॉच किए। यदि वीडियो आप अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।